So now let's talk about the problems based on hydrogen bonding or the consequences of hydrogen bonding कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या हो सकता है, किन किन पैरामीटर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट कर सकता है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप सबने समझा क्या होता है। अगर हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और हाइड्रोजन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है किसी दूसरे पोलर बॉन्ड में, जैसे ये हुआ HX, इस पे आ गया डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन किसी दूसरे पोलर बॉन्ड के इस वाले एटम से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा। सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरेक्शन जहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है और दूसरी तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना ज़रूरी है, इसको बोला जाता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था ये वाला कॉन्सेप्ट। अब बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या फ़र्क पड़ता है, तो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी और मेन पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बोर्ड भी कंपटीशन भी दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे। पहला है फिजिकल स्टेट। देखो, फिजिकल स्टेट पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है, फिजिकल स्टेट को कैसे इफेक्ट करेगा। फिजिकल स्टेट जनरली हम सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ते हैं, हमें पता है सॉलिड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, राइट बेटा। अब आपसे कोई पूछे कि हम जैसे 16th ग्रुप एलिमेंट के इन एलिमेंट्स के हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स लेते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एक्सेट्रा। अगर हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करवाएं तो देखो, इधर से हमने सब में डाला हाइड्रोजन प्लस दिस, सो दिस फॉर्म्स H2O, दिस फॉर्म्स H2S, दिस फॉर्म्स H2AC and this forms H2TE. Surprisingly, except H2O, all are gases. H2O सिर्फ क्या है, लिक्विड। अगर हम इनका फिजिकल स्टेट कंपेयर करें बेटा, H2O is the only chemical which is liquid among them, इन चारों में से, एंड ऑल दीज 3 आर गैसेज। अब आप खुद सोचिए, अगर हम इनको देखें, H2O का साइज अगर इतना है तो जितना हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऑक्सीजन से ज़्यादा साइज बड़ा है सल्फर का, सल्फर से बड़ा सेलेनियम, सेलेनियम से बड़ा टेल्यूरियम, तो साइज तो बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ रहा है तो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, तो फिजिकल स्टेट इनका क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ जाने से लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाना चाहिए था। बट हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये लिक्विड और ये तीनों क्या है, गैसेस हैं। तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर क्वेश्चन कोई पूछ लिया जाए, वाई H2O एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट बट H2S, H2SE etc. एग्जिस्ट एंड गैसियस स्टेट, क्वेश्चन आपका ये बनता है, ये गैसियस स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बिकॉज देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सो आंसर क्या आ गया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O। अब आपसे कोई पूछे कैसा है इंटर और इंट्रा, ऑब्वियसली इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि किस में प्रेजेंट है, H2O में प्रेजेंट है, बट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बाकी सब में ये प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से आपके फिजिकल स्टेट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो फिजिकल स्टेट पे अगर पूछ लिया जाए, एक सब्सटेंस आपका लिक्विड है, एक सब्सटेंस आपका गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो व्हाई दैट इज सो, ऐसा क्यों होता है। तो आपका सिंपल सा आंसर है कि जो सब्सटेंस यहाँ पे सॉलिड या लिक्विड जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, गैसेस। आंसर क्या आ गया बेटा, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ वाटर, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम आइस और वाटर की बात करें, आप सबने देखा है जनरली सॉलिड्स आर हेवियर देन लिक्विड्स, बट आइस और वाटर के केस में क्या होता है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि ice being solid, why it floats on water, what is the reason for that. Second, at what temperature density of water is maximum and why, क्यों होता है।
ठीक है। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक समझ लीजिए, चाहे क्वेश्चन समझ लीजिए, डेंसिटी ऑफ H2O। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं इससे पहले मैं बताती हूँ। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस हमेशा वाटर पे फ्लोट करती है, तैरती है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। सेकेंड, डेंसिटी ऑफ वाटर is maximum at what temperature? At 4 degrees Celsius, 4 डिग्री सेल्सियस और 277 केल्विन पे डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम क्यों होती है, राइट? और इसको, इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है? वाई डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, तभी तो उस पर फ्लोट करती है, तभी तो उस पर तैरती है, तो ऐसा क्यों होता है, राइट बेटा? अब हम इसको एक बार समझते हैं। पहले हम आइस और वाटर का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो, अगर नॉर्मली H2O लेते हैं, सो दिस इज H2O, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया है, एक H2O मॉलिक्यूल अपने चारों तरफ 4 H2O मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। कैसे? एक तरफ इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होने की वजह से, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होने की वजह से, देखना, एक तरफ ये H2O से ऐसे बॉन्डेड है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी तरफ दूसरे लोन पेयर की वजह से ये ऐसे बॉन्डेड है। तीसरा, इस H का इंट्रैक्शन इस H2O से। चौथा, इस H का इंट्रैक्शन इस H2O से, right? One water molecule is surrounded by 4 water molecules and this particular arrangement is called tetrahedral arrangement. टेट्राहेड्रा के कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई किया हुआ इन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ने। तो हम कह सकते हैं ये जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये 4 वाटर मॉलिक्यूल दे आर रिप्रेजेंटिंग द कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रा, राइट बेटा? तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस इज टेट्राहेड्रल arrangement in which one water molecule is surrounded by 4 H2O। ये एक H2O 4 से सराउंडेड है and this is all these 4 are intermolecular hydrogen bonding, राइट बेटा? अब क्या हुआ जब आइस की बात करते हैं, तो आइस में यही वाटर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा हो जाता है? इट बिकम्स लाइक अ केज। ये अपने आप को किस तरीके से अरेंज करते हैं? इस तरीके से अरेंज करेंगे कि ऐसे लगेगा कि कोई केज शेप में इन्होंने एक को ऐसे है, ठीक है? इस तरीके से केज सा बन गया। अब केज बनने की वजह से देखो अंदर क्या है, बहुत सारा स्पेस है। जब ये सॉलिड स्टेट, ये तो है नॉर्मल वाटर लिक्विड स्टेट, बट व्हेन इट गोज टू आइस, मानी जब ये सॉलिडिफाई होगा, तो ये तो वाटर का हुआ अरेंजमेंट बेटा, और जब ये सॉलिडिफाई होगा तो ये अपने आप को इट एक्वायर अ केज लाइक स्ट्रक्चर, एक केज के जैसा इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा केज के जैसा, तो बीच में बहुत सारा वॉल्यूम खाली रहता है। तो केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा बेटा कि जो बीच में स्पेस है, इट मानी ये केज लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किसका केस है? आइस का। तो अगर यहाँ पे हमारा मास m है, यहाँ पे भी मास m है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम v है तो यहाँ पे v डैश होगा एंड v डैश इज ग्रेटर देन v, v डैश v से ज़्यादा होगा। सो फॉर द सेम मास व्हेन इट सॉलिडिफाइज, व्हेन इट बिकम्स आइस, द स्ट्रक्चर becomes cage like and there is lot of space is empty between water molecules। तो वो empty space की वजह से उसकी density क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। सो यहाँ पे होता क्या है, मेन रीज़न देखना क्या है, when water solidifies, जब water solidify होगा to ice, what happens? Structure become, it acquire cage like structure। इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है बेटा? केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। फॉर द सेम मास द वॉल्यूम इंक्रीजेस, और वॉल्यूम कहाँ पे? बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, सो डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। देखो मास सेम है
बट वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो डेंसिटी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम. एंड दैट इज द रीजन आइस फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यू टू इट्स केज लाइक स्ट्रक्चर. देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस. उस एम्प्टी स्पेस की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ेगा फॉर द सेम मास एंड द डेंसिटी डिक्रीजेज, एंड दैट इज द रीजन वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. अब बात आती है, जब आइस बनी 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर था. व्हेन इट गोज बैक, जब ये वापस जाता है तो ये तो हुआ जब ये सॉलिडिफाई होगा, राइट बेटा. आइस बना और ये डेंसिटी हुई. व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड इट गोज टू 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट हैपन्स, आप खुद सोचिए. जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स का जो ये इंटरेक्शन है ये क्या होगा, वीक होगा. वीक होगा तो रप्चर होगा, दे कम क्लोज, वो क्लोज आना शुरू करेंगे और क्लोज आके उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. एंड दैट इज द पॉइंट वेयर डेंसिटी इज मैक्सिमम. सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज टू 4 डिग्री सेल्सियस, ये सिचुएशन है 0 डिग्री सेल्सियस की. जब 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंचेगा क्या होगा बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, वीक होता जाएगा, राइट. सो वॉल्यूम और एम्प्टी स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस. एम्प्टी स्पेस डिक्रीज होगा, एम्प्टी स्पेस डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली डेंसिटी increases, and this is the point at 4 degrees Celsius. This is the point where density is maximum, and at 4 degrees Celsius density is मैक्सिमम. उसके बाद क्या होगा, और ज़्यादा वीक होते जाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. वाटर मॉलिक्यूल कीप ऑन गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाएंगे, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ऑब्वियसली डेंसिटी क्या होगी बेटा, कम होती चली जाएगी. तो अगर हम इसका प्लॉट ड्रॉ करें तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कितने पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस. क्यों होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर है. आप देखो ये केज लाइक स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इनके बीच का इंट्रैक्शन ये कम हुआ, दिल कम क्लोज, वापस पास आएंगे तो डेंसिटी वॉल्यूम कम हुआ, और फॉर द सेम मास वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी. अब टेम्परेचर और बढ़ाते गए तो वाटर मॉलिक्यूल बहुत दूर चले जाएंगे, और बहुत दूर जाएंगे तो डेंसिटी फिर से क्या होती चली जाएगी बेटा, कीप ऑन डिक्रीजिंग. तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, ग्राफ कैसा बनता है, दिस वाटर अरेंजमेंट फॉर वाटर, this cage like structure for ice, and this is at 4 डिग्री सेल्सियस, और ज़्यादा वो क्लोज आएंगे. सो वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम कितने टेम्परेचर पे है, इट इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट बेटा. तो डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ ऐसा आएगा. दिस इज डेंसिटी, यूनिट है ग्राम पर ml, राइट बेटा. एंड दिस साइड वी आर हैविंग टेम्परेचर, केल्विन में ले लेते हैं. तो केल्विन पे कितने पे मैक्सिमम है, देखो डेंसिटी ऐसे बढ़ना शुरू होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो, राइट. एंड दिस ये 4 डिग्री पे मैक्सिमम है, एंड देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है. सो ये वाटर का ग्राफ है, डेंसिटी इधर है हमारा, दिस पार्ट इज डेंसिटी एंड दिस पार्ट इज टेम्परेचर. सो देखो डेंसिटी मैक्सिमम कितने पे है, 277 केल्विन, मीन्स 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है बेटा. नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन. कैसे होगा, क्या होगा, चेक करते हैं. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हमें एक चीज़ पता है, बॉईल करना यानी कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, मेल्ट करना यानी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अगर कोई सब्सटेंस है ए बी, लेट्स से कोई सब्सटेंस है ए बी, अगर हमें इसको बॉईल करना है तो ध्यान से सुनना, वी आर नॉट ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी, वी आर ब्रेकिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो बॉइलिंग मीन्स क्या है, अगर ये बॉइलिंग फिनोमिनन को देखें, सो बॉइलिंग मीन्स क्या है, वो टेम्परेचर जिसपे इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक होगा. सो बॉइलिंग हो या मेल्टिंग हो, दोनों ही केस में हम क्या तोड़ते हैं, इनके बीच का केमिकल बॉन्ड नहीं तोड़ते. क्या तोड़ते हैं बेटा, इंट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक किया जाता है, यानी कि केमिकल इंट्रैक्शंस को, केमिकल इंट्रैक्शंस
आर ब्रोकन, वो तोड़े जाते हैं, केमिकल बॉन्ड्स नहीं तोड़े जाते, ये नहीं तोड़ते हम इस इंट्रैक्शन की बात करेंगे, इसको हम वीक करेंगे, वहाँ पे बॉइलिंग और मेल्टिंग होगा। ठीक है, अब बात आती है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो, जितना स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। सो एक चीज़ क्लियर है कि मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट, उतनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। सो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इस पॉइंट को समझते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ हम और समझेंगे। देखो, हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है, मानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन से, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है, ये वाली, ये सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद ये, उसके बाद ये। यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ का ऑर्डर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ऑर्डर। सबसे स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, उसके बाद होगा बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसके बाद होगा बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, एक बार हम इस पॉइंट को तो मैं नहीं रब करती हूँ। देखिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्या है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है आपको, राइट बेटा। तो कैसे हम करेंगे, ठीक है, क्या क्या कंपाउंड्स हैं, वन इज H2O, वन इज NH3 एंड वन इज HF, H2O, NH3 एंड HF। सो देखिए क्या हुआ, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ऑर्डर क्या आता है, ऑर्डर आएगा H2O, आफ्टर दैट HF एंड आफ्टर दैट NH3। पहली चीज़, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। अगर इसी को मैं मेल्टिंग पॉइंट की सीरीज़ में अरेंज करें, H2O, देन NH3 एंड देन HF। ध्यान से सुनना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट में आपका ऑर्डर क्या है, H2O इज ग्रेटर देन HF इज ग्रेटर देन NH3। मेल्टिंग पॉइंट में H2O इज ग्रेटर देन NH3 एंड देन HF। यहाँ पे थोड़ा सा अनोमली है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। हाउ कैन यू आंसर फॉर दिस? पहली चीज़, दोनों ही केस में वाटर का ज़्यादा है। रीज़न उसका क्या है, देखो अगर हम एक्सटेंट देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग था हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, उसके बाद था हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, और उसके बाद था हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन में। लेकिन फिर भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है, H2O का। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर H2O का ज़्यादा होता है HF से, क्यों? H2O का ज़्यादा होता है NH3 से, क्यों? H2O का ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, H2O का ज़्यादा होता है HF से, H2O का ज़्यादा होता है NH3 से। सो वाई दैट इज सो, ऐसा क्यों होता है, मानी H2O का सबसे ज़्यादा क्यों है? तो इसका आंसर है H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है 4। ध्यान से देखना बेटा, H2O की अगर हम बात करें, H2O में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स इज 4। HF में कितने होते हैं, HF। तो मैंने एक HF मॉलिक्यूल कितनी तरफ से घिरा है, एक HF मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक वाटर मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट। NH3 की अगर हम बात करें, H2 में 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने पहले अभी डिस्कस किया था। NH3 की अगर हम बात करें, आप सोचो ये एक है, ऐसे देखिए इस हाइड्रोजन से भी इंट्रैक्शन होगा, इससे भी इंट्रैक्शन, इससे भी इंट्रैक्शन। सो नाइट्रोजन के साथ एक अमोनिया मॉलिक्यूल के चारों तरफ 1 2, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। सो 1 अमोनिया मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। ठीक है बेटा,
सो बात आती है कि अमोनिया में भी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF में लेकिन कम है, H2O में भी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके क्या पता चलता है, बिकॉज इन H2O there is more number of hydrogen bondings, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, मोर नंबर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग भी है। बट इन HF पर मॉलिक्यूल और इन HF देर आर ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में, इसमें 4 है वाटर में, ठीक है, एक इधर एक ऑक्सीजन से, एक इधर ऑक्सीजन से, 2 हाइड्रोजन से, टोटल 4 मॉलिक्यूल हो गए। सो ये इसका रीज़न हो जाता है। दूसरा अब बात आती है HF यहाँ पे ज़्यादा है NH3 से, इसका रीज़न क्या है, इसका मतलब क्या है कि HF में अगर हम चेक करें, HF के गैसीय स्टेट की अगर हम बात करें, देखो गैसीय स्टेट में या लिक्विड स्टेट में HF की बात करें तो इन दोनों केसेस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेट स्ट्रॉन्ग है, किससे, सॉलिड स्टेट से। सो बॉइलिंग पॉइंट HF का क्या हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग का मतलब लिक्विड को गैस में लेके जाना, तो लिक्विड में क्या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF का बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका हो गया ज़्यादा। और मेल्ट करने का मतलब वो सॉलिड में, सॉलिड में HF का इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कम है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें NH3 के, NH3 के साथ उल्टा है बेटा, NH3 में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, किसमें, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में स्ट्रॉन्ग है, किससे, गैसियस एंड लिक्विड से। सो देखो जब बॉइलिंग करेंगे तो लिक्विड में, लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे गैस में, जो कि वीक है NH3 में, तो बॉइलिंग पॉइंट NH3 का क्या होता है, कम, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट NH3 का क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो दिस वे यू कैन आंसर फॉर सच क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बेटा, आपसे अगर पूछा जाए अमोनिया और PH3, वन इज NH3 एंड वन इज PH3, सो व्हाट डू यू फील, किसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, NH3 का या PH3 का। अगर हम चेक करें NH3 में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि PH3 में नहीं है। सो अगर हम चेक करें इसका मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट, दोनों के दोनों NH3 के ज़्यादा है PH3 से। रीज़न क्या है उसका, कि NH3 में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि इसमें नहीं है PH3 में। बड़ा सिंपल आंसर हो गया कि NH3 में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट PH3 में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्या है, NH3 वाली पूरी सीरीज ले लो बेटा, NH3, ठीक है, PH3, आर्सेनिक वाला कंपाउंड, बिस्मथ, एंटीमनी पहले है, SbH3, BiH3। अगर हम इनको मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में देखें, देखो मेल्टिंग NH3 का सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो सबसे ज़्यादा होगा NH3 का। उसके बाद बेटा इसके तुरंत बाद यहाँ पहुँचो BiH3, उसके बाद SbH3, सेम फिर उल्टा चलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा क्यों है मैं अभी बताऊंगी आपको। उसके बाद ASH3 और उसके बाद है PH3। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका हुआ, NH3 का। रीज़न क्या है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ। अब देखो बाकी सब में देखो किसी में भी, इसमें सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनमें नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सो मेल्टिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट हम किस बेसिस पे करेंगे डिस्कस। सो इनके अंदर जो इंट्रैक्शन है दैट इज वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो इनके अंदर कौन सा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वैन डर वाल, एंड विच डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। जो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन साइज, साइज पे डिपेंड करेगा। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो डाउन द ग्रुप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, कौन सा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर डाउन द ग्रुप बढ़ा तो डाउन द ग्रुप ही इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, BiH3 का।
लेकिन उससे भी ज़्यादा किसका है, NH3, क्योंकि NH3 में सॉलिड स्टेट में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, अगर हम इनको अरेंज करें बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में, तो यहाँ पे NH3 सबसे ज़्यादा क्यों है, बिकॉज इन NH3 एक तो हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरा इन NH3 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड स्टेट इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस, इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा है BiH3 का, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट इज वैन डर वाल, SbH3, और यहाँ नंबर आता है बेटा NH3 का, जो कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे था, यहाँ पे थर्ड नंबर पे तीसरे पायदान पे चला गया है। बच क्या गया है आपका ASH3 एंड देन PH3। अब क्वेश्चन आता है NH3 का इन दो से ज़्यादा है और इन दो से कम है। इन दो से ज़्यादा है क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट इन दो से क्यों है, क्यों, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड या गैसियस स्टेट में वीक होता है। तो देखो NH3 का ज़्यादा है किससे, ASH3 एंड PH3। रीज़न क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इनमें नहीं है। इनमें सिर्फ और सिर्फ इन चारों में कौन सा है बेटा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच डिपेंड्स ऑन साइज। अब बात आती है BiH3, ये बॉइलिंग पॉइंट ही मैं डिस्कस कर रही हूँ, SbH3 इज ग्रेटर देन NH3। तो NH3 का इन दो से कम क्यों हुआ, जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो वो तो इनमें तो नहीं है, तो इन दो से कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम बॉयल कर रहे हैं, बॉयल का मतलब लिक्विड को गैस में लेके जा रहे हैं। सो NH3 का इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ NH3 सॉलिड में हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है गैस एंड लिक्विड से, तो लिक्विड स्टेट में वीक हुआ, वीक होने की वजह से ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट सॉरी, ज़्यादा हो गया किससे, NH3 से। अब बात आती है याद कैसे रखेंगे, ये तो हमने समझ लिया है, बट फिर भी याद रखना तो बड़ा मुश्किल होगा कि एक में NH3 यहाँ है और बाकी में NH3 यहाँ है। देखना बेटा, मेल्टिंग पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में NH3 में सबसे ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सबसे नंबर 1 पे रख दो। बॉइलिंग में क्या करना है, इसमें आता है B और इसमें भी आता है B, तो B वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किससे, NH3 से। ध्यान से सुनना, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो B जिनमें आएगा और B आता है इन दो में, और इन दो में इसका ज़्यादा होता है। सो इन दो का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किससे, NH3 से। दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस, राइट। सो दैट इज समथिंग बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन और है, देखो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो ज़्यादा वॉलेटाइल, राइट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट 1 उसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी कम, ठीक है बेटा। सो अगर आपसे कोई पूछे कोई सब्सटेंस है तो वॉलेटिलिटी, ठीक है, यानी कि कौन कितना ज़्यादा वॉलेटाइल का मतलब जो जल्दी से गैस में कन्वर्ट हो जाए, राइट, जो लिक्विड से सीधा बहुत जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में। तो अगर आपसे कोई पूछे एक है NH3, एक है PH3 और एक है ASH3, ठीक है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए इनमें सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल कौन होगा, वॉलेटाइल ऑर्डर क्या आएगा। सो वॉलेटाइल ऑर्डर जो हमेशा होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्स होता है। वॉलेटाइल मतलब जो जल्दी से गैस में जाए, और जो जल्दी से गैस में कौन जाएगा, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, वीक, राइट। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बेटा। अब देखो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, इन तीनों में NH3 का, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर निकालते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या आया, NH3, उसके बाद है आपका ASH3 और उसके बाद है आपका PH3, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। सो वॉलेटिलिटी ऑर्डर इसका जस्ट क्या हो जाएगा बेटा, वॉलेटिलिटी ऑर्डर इनवर्स बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्स होता है। भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो जल्दी उड़ेगा, जल्दी वेपराइज होगा, तो वॉलेटिलिटी का ऑर्डर क्या आया, PH3 सबसे ज़्यादा, उसके बाद ASH3 एंड देन NH3,
ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कोई पूछ ले, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब जितना अमाउंट हमें एंथैल्पी चाहिए होगा एक मोल को वेपराइज करने में, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू गैस, ये होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्या होगा बेटा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert 1 mole of liquid to gas। ठीक है, थर्मो में पढ़ेंगे हम ये सारा। सो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो क्या होगा? आप सोचो किसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। इसका सिंबल हम यूज़ करेंगे डेल्टा एच वेपराइजेशन। सो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बेटा देखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बॉइलिंग पॉइंट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वॉलेटाइल नेचर के। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली यानी कि डेल्टा एच का ऑर्डर क्या आ गया? NH3, आफ्टर दिस AH3 एंड देन PH3। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब आपसे कोई पूछ ले सेम मोलर मास इथेनॉल का है डाइमिथाइल ईथर के, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपसे कोई पूछे अगर हमने 1 मोल लिया है मानी इथेनॉल, उसे मोल से तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मान लो एक तो आपके पास इथेनॉल, ठीक है बेटा, दिस इज यू कैन कॉल इट आइदर इथेनॉल और इथाइल एल्कोहल, वन और सेम थिंग, एंड वन इज dimethyl ether. If you compare their molecular masses, this comes out to be C2H6O. दोनों का ही मोलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? इथेनॉल का ज़्यादा है। किससे? ईथर से। ऐसा क्यों है? दिस इज डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है दिख रहा? CH3 CH2OH, राइट बेटा। इधर दूसरा CH3 CH2OH आ गया, CH2OH। नाउ दिस OH इज बॉन्डेड विद दिस थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि ईथर में देखना बेटा CH3OCH3 कोई ऐसा हाइड्रोजन ही नहीं है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो। So it is having intermolecular hydrogen bonding and there no intermolecular hydrogen bonding. अगर intermolecular hydrogen bonding है strong intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction, इसमें ज़्यादा है, इसमें क्या है? weak intermolecular force of attraction. So boiling point किसका ज़्यादा हो गया बेटा? इसका ज़्यादा हो गया इससे। So this way you can discuss the problems based on boiling point. राइट बेटा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं समथिंग अबाउट एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट देम, उनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। सो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक इज, जैसे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि KHF2 exist but KHCl2, KHBr2 and KHI2 does not exist। ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। What is the reason for that? इसका रीज़न क्या है? ठीक है, कैसे आप आंसर करोगे? KHF2 एग्जिस्ट करता है, रीज़न इसका क्या है? देखो KHF2 एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है? K पॉजिटिव प्लस HF2 नेगेटिव एग्जिस्ट। भाई K पॉजिटिव प्लस HF2 नेगेटिव एग्जिस्ट, राइट बेटा। इधर देखना KHCl2 अगर एग्जिस्ट करता तो क्या एग्जिस्ट करता? K प्लस HCl2 नेगेटिव, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता। सेम वे KHBr2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी नहीं करता, और KHI2 भी नहीं एग्जिस्ट करता। दिस एग्जिस्ट, इसका मतलब हमें इसको आंसर करना है कि HF2 नेगेटिव एग्जिस्ट। किस वजह से? ड्यू टू
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। HF के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एग्जिस्ट करता है। होता क्या है बेटा? HF, देन HF, देन HF। सो देखो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमें पता है फ्लोरीन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये जो बॉन्ड टूटता है किस तरीके से टूट जाता है, दिस गोज देयर, राइट। तो कैसे टूटेगा? HF2 नेगेटिव। HF कभी भी इस तरीके से आयनाइज नहीं होता बेटा। HF में H2O डाला तो ये ऐसे नहीं लिबरेट करता H पॉजिटिव, ये क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। ये ना बना के HF को जब पानी में डालते हैं तो ये क्या लिबरेट करता है बेटा? HF2 नेगेटिव। HF2 नेगेटिव बनाता है और साथ में बना देता है H3O पॉजिटिव। तो दिस डिसोशिएट्स लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। तो आप देख रहे हो यहाँ पे F नेगेटिव ना बन के क्या बना है? HF2 नेगेटिव, दिस वे। ये फ्लोरीन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसका इंट्रैक्शन इधर इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि यहाँ से H पॉजिटिव लिबरेट कर देता है। सो अब सोचो ये दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके, ये दो यहाँ से बना, एक हाइड्रोजन, दो फ्लोरीन और आ गया नेगेटिव, और ये क्या लिबरेट हो गया यहाँ पे? H पॉजिटिव। सो HF2 नेगेटिव एग्जिस्ट, तो K पॉजिटिव से कंबाइन करके KHF2 बन गया, यानी कि एग्जिस्ट करता है। लेकिन HCl में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। HBr में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सो दिस एग्जिस्ट ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट KHCl2, KHBr2, KHI2 etc. does not exist because of absence of हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट बेटा? किस वजह से? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया? ये हुआ डिसोसिएशन का केस। अब आपसे कोई पूछे कि एसिटिक एसिड को जब हम किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेते हैं तो डाइमराइज क्या क्यों कर जाता है? उसका मोलर मास बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि एसोसिएशन पे बेस्ड प्रॉब्लम। देखो एसोसिएशन, जब हमने लिया एसिटिक एसिड बेटा CH3COOH, ठीक है। CH3COH की दो खास बात है। अगर हम इसको वाटर जैसे मीडियम में रखें, यानी कि पोलर मीडियम में रखें, तो ये क्या करेगा? डिसोशिएट करेगा, नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ? डिसोसिएशन हुआ है, राइट बेटा। लेकिन जैसे ही हम इसको नॉन पोलर मीडियम में लें, जैसे बेंजीन ले लिया, क्या ले लिया बेटा? बेंजीन ले लिया, ठीक है। उस केस में क्या करेगा? इट एसोशिएट्स, ये जुड़ जाते हैं, दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। कैसे? देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, एक एसिटिक एसिड बन गया। ऐसे दूसरी तरफ देखना CH3COH डबल बॉन्ड O। सो यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, two acetic acid molecules associates, और क्योंकि दो एसोशिएट कर रहे हैं तो दे फॉर्म डाइमर। अब आपसे कोई पूछे एसिटिक एसिड डाइमर क्यों बनाता है? सो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बेटा सबको कि ये डाइमर इसलिए बनाता है क्योंकि इसमें क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेक्स्ट आता है आपका, ये हो गया है एसोसिएशन और डिसोसिएशन बेस्ड। अब आपसे देखो सरफेस टेंशन, दो टॉपिक और बचते हैं बेटा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है आपका सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन क्या होगा? सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज़्यादा सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपसे कोई पूछे H2SO4 कैसा लिक्विड है? H2SO4 इज सिरपी लिक्विड। जैसे HCl एग्जिस्ट करता है गैस के फॉर्म में, लेकिन H2SO4, H3PO4 ये सारे क्या है बेटा? दे आर सिरपी
लिक्विड। सिरपी मानी बहुत गाढ़े, शरबत के जैसे गाढ़े हैं, तो सिरपी लिक्विड्स हैं ये। क्यों है ये गैस, क्यों है? एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये सिरपी लिक्विड क्यों है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मैं एक बार H2SO4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। H2SO4 का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, OH OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इधर से दूसरा H2SO4 मॉलिक्यूल है OH OH, और इधर से आ गया डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो देखो इनके बीच में हुआ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ये आगे इंटरेक्ट करेंगे, ये इधर इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे। सो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2SO4 इज अ सिरपी लिक्विड, राइट बेटा? सो दैट्स ऑल अबाउट। अच्छा, एक सॉल्युबिलिटी का और बचता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, कि एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल क्यों है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका आंसर क्या आ जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज शायद आपको एक क्लियर हो गया। मैं हमेशा बताती हूँ कोई चीज़ वाटर में सॉल्युबल कब होती है? या तो आयनिक हो, आयंस में टूट जाए। दूसरा, अगर वो आयंस में नहीं टूट रही है तो वो क्या करे? वाटर के साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करे। तीसरा, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए। सो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई चीज़ वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है? इन वाटर। उसके 3 पॉइंट होते हैं, आइदर आयनिक, और आयनिक में भी ऐसा बेटा कि ज़्यादा जब वो पानी में घुले तो डेल्टा H हाइड्रेशन, उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो? वेरी हाई, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होना चाहिए। जब पानी में इसको डालो ना, तो पानी में डालने से बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होनी चाहिए? रिलीज होनी चाहिए। दूसरा, आइदर इट शोज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ये कैसा इंट्रैक्शन शो करे बेटा? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन शो करें। और थर्ड पॉइंट, इट कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, कि वाटर के साथ ये कैसे बॉन्डिंग बना ले? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। जैसे एल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल, एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन H2O। उसका रीज़न क्या है? एल्कोहल लो बेटा, ROH, ठीक है। इधर हमने दूसरा एल्कोहल वाटर ले लिया, अब आ गया यहाँ से वाटर HOH, फिर आ गया एल्कोहल ये O है HOR, फिर एल्कोहल आ गया। देखो एल्कोहल वाटर, तो इनके बीच में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट्स व्हाई एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन H2O। तो बहुत सारे जैसे क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, बेंजीन है, वो सब इसमें सॉल्युबल नहीं है। और सॉल्युबिलिटी का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। और मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दे आर नॉन पोलर, right beta? So this way these are the problems we've talked about based on intermolecular hydrogen bonding. In the next video we'll talk about the problems based on intramolecular hydrogen bonding.